लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी। करनाल से मनोहर लाल, नागपुर से नितिन गडकरी लड़ेंगे चुनाव। दूसरी लिस्ट में 72 नामों को बीजेपी की दूसरी लिस्ट। उत्तराखंड के सभी उम्मीदवार घोषित। तीरथ सिंह रावत और आरपी ऋषण का कटा टिकट। हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिया गया टिकट। हरियाणा में नई सरकार ने पास किया फ्लोर टेस्ट। नायाब सिंह सैनी सरकार ने हासिल किया विश्वास मत। विहीप के बावजूद सदन में जेजेपी के 4 विधायक पहुंचे। एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा चुनाव आयोग को भेजा। इसीलिए 15 पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा। फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा। वाराणसी कोर्ट ने किया था सजा कैद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल हैं। इनमें नितिन गडकरी को नागपुर से, हरियाणा से पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर को करनाल से टिकट दिया गया है। इसके अलावा हर्ष मल्होत्रा को पूर्वी दिल्ली से, योगेंद्र चंदौलिया को उत्तर पश्चिम दिल्ली से टिकट मिला है। बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में 10 राज्यों में की 72 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 11 फरवरी को हुई थी। इस बैठक की अध्यक्षता जेपी नड्डा ने की थी। साथ ही इस बैठक में पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे थे। इस समिति में उम्मीदवारों के नाम तय किए गए हैं। फरीदाबाद में क्यूब रूट कंपनी की तरफ से पृथला के गांव गदरीपुर में करीब 35 लाख की लागत से बनाया गया कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन पलवल डीसी नेहा सिंह ने किया। इस मौके पर कार्यक्रम के गदरीपुर टोल प्रशासन अधिकारी, गांव के सरपंच समेत तमाम लोग मौजूद रहे। इस मौके पर पलवल डीसी नेहा सिंह मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि लगातार दिल्ली आगरा टोल रोड कंपनी समाज हित में काम कर रही है। इसी कड़ी में गांव गदरीपुर में करीब 35 लाख रुपए की लागत से कम्युनिटी सेंटर की बिल्डिंग का निर्माण कार्य कराया गया है। हमारा ये मानना है कि हम लोग हाईवे को अच्छा मेंटेन कर रहे हैं। आगे भी ये सामुदायिक भवन ये ग्राम पंचायत कतुरी के निवेदन में हम लोगों ने बनवाया है और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा गया क्योंकि मेंटेन भी हमको उसको करना है आने वाले लंबे समय में। अच्छी क्वालिटी इसको बनाया गया है। हमारा ये मानना है कि ये पंचायत भवन कतुरी प्लाजा के गाँव के लोगों को तो हमारे लिए भी ये कम्युनिटी में हमारा भी बनता है, इसलिए हमने इसको बनवाया है पब्लिक की सोच के लिए। कितनी लागत इसमें आई है? अब तक 35 लाख रुपए इसमें लग चुके हैं और तक 2-3 लाख रुपए लगने की आशंका है। तो बनने के बाद कितना भव्य होगा और कितना फायदा पहुंचाएगा लोगों को? फायदा तो पूरा लोगों को पहुंचाएगा। लोगों को एक स्थान मिलेगा जहाँ अपने कॉमन सेलिब्रेशन कर सकेंगे और हमको भी कहीं ना कहीं फायदा होगा इसका सामुदायिक भवन का। जी बिल्कुल, अवैध प्लॉटिंग के तहत हम हमेशा एक डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स है जिसकी रेगुलर हम मीटिंग लेते हैं, रेगुलर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट्स नियुक्त करते हैं और तोड़ते भी हैं। फिर भी कई बार ये दोबारा भी आ जाती हैं, तो अगर ऐसा जैसे आपने ध्यान पर लाया तो डेफिनेटली हम इसको टेकअप करेंगे और इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम उसके खिलाफ एक्शन लें। फिर भी अगर ये दोबारा आया है तो इस पे डेफिनेटली हम इमीडिएटली एक्शन लेंगे। शंभू बॉर्डर पर आज किसानों ने पत्रकार वार्ता कर अपनी अगली रणनीति का ऐलान किया और बताया गया कि 15 मार्च को किसान आंदोलन में मारे गए युवा शुभकरण सिंह की अस्थियां सभी बॉर्डरों पर लाई जाएंगी और 16 मार्च से पूरे देश में अस्थियां कलश यात्रा निकाली जाएगी। यह यात्रा हर गांव में पहुंचेगी और 31 मार्च को अम्बाला के मोहड़ा मंडी में एक बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा। किसान जत्थेबंदियों ने ऐलान किया कि वह भाजपा और उनकी सहयोगी पार्टियों के पास शुभकरण की तस्वीर लगी तख्तियां लेकर जाएंगे और शांतिपूर्ण तरीके से शुभकरण को क्यों मारा का जवाब मांगेंगे। यदि हमारी बात को शांति से सुना नहीं गया तो वह काली झंडियों के साथ उनका विरोध करेंगे। हम 15 को शहीद शुभकरण सिंह जी के गांव बल्लो में वहां से 21 कलश लेकर अपने बॉर्डरों पे लेकर आएंगे। सभी 2 फोरमों के बड़े लीडर वहां जाएंगे। अलग अलग राज्यों के जो हमारे यूनियन के बड़े लीडर्स आएंगे वो अपने अपने राज्यों का कलश लेकर आगे बढ़ेंगे। हम लोग ये हरियाणा के गांव-गांव में ये कलश यात्रा करेंगे। तो पहली जो
22 को शहीदी समागम की रैली होगी, वो इधर एक करेंगे। उसके बाद हिसार में दूसरी, इधर अम्बाला साइड में पूरे एरिया में आपको डेट कौन कौन जिलों में जाएगी ये भी बता देंगे। अंबाला पुलिस ने कैंटर चालक को 51 किलो चूरा पुष्ट के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया कैंटर पर चालक पंजाब का बताया जा रहा है। इसके साथ ही कैंटर भी पुलिस ने जब्त कर लिया। आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने आरोपी को 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। बहुत धन्यवाद अम्बाला पुलिस की तरफ से आप सभी का कि आप लोग आए। हमें आपके साथ एक न्यूज़ साझा करनी थी। तो कल शाम को हमारे CI-1 को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें 51 किलो चूरा डोडा पोस्ट पकड़ी गई है नंगल थाने के क्षेत्र में। और ये करीबन रात के 8:45 से 10 बजे का वाक़या है। और एक बंदा हमने अरेस्ट किया है, जिससे हमने 51 kg चूरा डोडा पोस्ट और एक कैंटर उसका बरामद किया है। तो अभी उसको हमने जज साहब के सामने पेश किया है और हमें 5 दिन का पुलिस रिमांड दिया है। खबर यमुनानगर से है, जहां 9 दिन से लापता युवक राहुल का शव पश्चिमी यमुना नहर में मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर बुधवार को पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर ही मौत की वजह स्पष्ट होगी। गौरतलब है कि राहुल 3 तारीख को सुबह 10 बजे के करीब अपनी बाइक पर दवाई लेने घर से निकला। मैं इनका पड़ोसी हूँ। ये 3 तारीख की बात है। समय करीब 10:08 पर ये दही लेने के लिए घर से गया है। लस्सी और दही लेने के लिए गया। फिर ये लस्सी और दही लेने के बाद घर पे आ गया। फिर इन्हें घर पर खाना वाना खाया अपनी घरवाली के साथ में, बड़े प्यार से खाना वाना खा के करीब फिर ये 10:50 के आसपास ये घर से दवाई लेने के लिए निकला है। तो मम्मी मैं दवाई लेकर आता हूँ, मेरे मोंढे में चोट लगी हुई है यहाँ पे, और मैं दवाई लेकर आ रहा हूँ। तो ये दवाई लेने के लिए सैनी मेडिकल स्टोर पे जाया करता था, या उस पर अपना जो साईं वाले, लेकिन ये दोनों पे नहीं गया। शहर का नया सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए जीकरपुर नगर परिषद ने गांव सनौली में पड़ी करीब 4 एकड़ की ज़मीन चिन्हित कर सीवरेज बोर्ड को ज़मीन सौंप दी है, जिसमें 60.49 करोड़ की लागत से 22.5 MLD क्षमता का ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का काम शिलान्यास कर उद्घाटन विधायक कुलजीत सिंह रंधावा ने किया। विधायक कुलजीत सिंह रंधावा ने बताया कि जीकरपुर शहर की आबादी तेजी से बढ़ रही है, जो कि अब 6 लाख के करीब पहुंच गई है, जिसमें सिंहपुरा में 17.5 MLD क्षमता के लगे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर भार बढ़ रहा है और नई सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की जरूरत महसूस हो रही थी। अंबाला पुलिस ने सिविल अस्पताल से चोरी के मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 6 महिलाएं शामिल हैं। इन्होंने सिविल अस्पताल से तांबे की तारों के बंडल चोरी कर लिए थे, जिनकी कीमत 8 से 9 लाख बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने महिला चोर गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 6 महिलाओं समेत एक ऑटो चालक को गिरफ्तार किया है। मैं आप लोगों से एक और बात शेयर करना चाहूंगी कि हमारे थाना बलदेव नगर में एक चोरी का मामला रजिस्टर हुआ था 10 तारीख को, जिसमें बताया गया था कि सिविल हॉस्पिटल में कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो वहां से कुछ सामान चोरी किया गया था। कुछ कॉपर पाइप्स के बंडल चोरी हुए थे, तो वो फिर केस ट्रांसफर हो गया था CI-1 को। तो कल रात को वो भी चोर पकड़े गए हैं, जिसमें संलिप्तता जो पाई गई है टोटल 7 बंदों की पाई गई थी। एक ऑटो चालक था और 6 महिलाएं थी, और उनसे जो चोरी का सामान है वो भी बरामद हो गया है, और आज उनको भी जेल हिरासत भेज दिया गया है। कौन है मैडम? जी ये चोर है, मजदूर तो है नहीं, बाहर के मतलब अंदर डिपार्टमेंट संलिप्तता नहीं है। ये चोर हैं जो कबाड़ उठाने की उससे आते हैं कि हम कबाड़ उठाएंगे, बट फिर ये सामान चोरी करके ले जाते हैं। पोटा केबिन हाई स्कूल छात्रावास की छात्रा ने दिया बच्चे को जन्म। मामला गंगालूर आवासीय विद्यालय का है। पेट के दर्द की शिकायत पर बीती रात
गंगालूर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया था भर्ती। चिकित्सकों ने 12वीं की कक्षा में अध्ययन कर रही छात्रा की डिलीवरी की पुष्टि करी। बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल बीजापुर भेजा गया। डीईओ BR बघेल ने कहा कि वार्डन ने अनभिज्ञता के चलते स्वास्थ्य जांच नहीं हुई। मुझे आज 10:30 बजे विश्वस्त सूत्रों से पता चला कि गंगालूर कोटा केबिन की एक छात्रा डिलीवरी हुई। तो उनको रात्रि में पेट दर्द की शिकायत है और उन्हें गंगालूर के अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहाँ वो डिलीवरी हुई। और मैंने उसके बाद कोटा केबिन और हायर सेकेंडरी स्कूल वो दोनों में जाके उस बच्ची के बारे में पता किया कि बच्ची 12वीं क्लास की स्टूडेंट है और 12वीं में 3 पेपर वो दे चुकी है। दाखिल खारिज रजिस्टर के मुताबिक उसका डेट ऑफ बर्थ है 2004 और वो उसके मुताबिक 19 से 20 साल की। सुनना ये क्या बात हुआ मैडम, आज पता चला कि बच्ची का डिलीवरी हुआ है? सर, पहली बात तो कोई सिम्टम्स हमको नहीं दिखाई दिया। पिछले 1 साल हुए हैं मुझको हॉस्टल का प्रभार लेकर के, और 1 साल में कभी भी उस लड़की की तबीयत खराब नहीं हुई। अंबिकापुर नमना कला में राजमोहनी भवन के पीछे स्थित 422 एकड़ से अधिक की गोचर भूमि को राजस्व अभिलेखों में कूट रचित दस्तावेजों के जरिए फर्जी व्यक्ति को मालिकाना हक दे दिया है। भूमि की बंदरगाहट की गई थी। पूरे मामले की कलेक्टर से रिश्वत करने के बाद कलेक्टर विलास भोसकर के निर्देश पर गांधीनगर पुलिस ने जमीन संबंधित मामले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए तत्कालीन नजूल अधिकारी नीलम टोप्पे, राजस्व निरीक्षक राहुल सिंह, नारायण सिंह और नजूल विभाग की लिपिक अजय तिवारी सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ धारा 467, 468, 420, 120B के तहत धोखाधड़ी सहित कई धाराओं के तहत अपराध पंजीकृत कर लिया है। गांधीनगर थाने में एक FIR दर्ज हुआ है 420, 467, 468, 120B के तहत। इसमें 4 आरोपी हैं। ये जो चरागाह भूमि थी, चरागाह भूमि को प्राइवेट पर्सन के नाम पर चढ़ा दिया गया है, जिसमें कि प्रशासन के द्वारा जांच की गई। प्रशासन के द्वारा जांच करने पर जो संलिप्त थे उनमें प्रशासनिक जांच के आधार पर पुलिस कार्रवाई की गई है। में 420 लगा है, 120B की धारा लगी है और 467 की धारा लगी है। क्या है कि एक जांच मिली, कंप्लेंट मिली थी हम लोगों को, तो उसमें नमना कला जो अपना कॉलेज के सामने वाला गवर्नमेंट का लैंड है, तो उसमें गवर्नमेंट का लैंड होती हुई भी कुछ लोगों ने एक कॉन्स्पिरेसी करके और लैंड को फिर चारा ग्रास मत का था, उसको फिर नजुल का बना दिया। नजुल के बाद उसको एक प्राइवेट व्यक्ति के नाम पे चढ़ा दिया और उसके बाद उसका परमिशन करते हुए फिर कुछ लोगों को बेचा है, क्योंकि सरकारी भूमि है। तो सरकारी भूमि तो शासन उसका जो भी गलत हुआ है उसमें हम कार्रवाई करेंगे। तो उसको देखते मैंने SDM से जांच करवाई थी। जांच में फिर वो सब सही पाया गया। उसमें कुछ राजस्व अधिकारी को मिली भगत से और कुछ प्राइवेट लोगों ने जमीन खरीदा है और वो रिपोर्ट में स्पष्ट भी है और क्लियर भी है। तो उसको देखते हुए मैंने मेरे कोर्ट में धारा 50 के अंतर्गत एक प्रकरण दर्ज किया है। जांजगीर चांपा में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक और सदस्य अर्चना उपाध्याय ने DM कार्यालय सभा कक्ष में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों पर जन सुनवाई की। छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्षता में प्रदेश की 243वीं जन सुनवाई हुई। वहीं जांजगीर चांपा जिले में कुल 9वीं जन सुनवाई है। जांजगीर में ये लगातार हमारे 9वीं जन सुनवाइयाँ 40 प्रकरण रखे गए थे और छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की 247वें नंबर की जन सुनवाई है। आज हमने यहाँ 40 मामले रखे थे, परंतु अभी तक केवल 2 केस में दोनों पक्षकार उपस्थित हुए थे जिनके सुनवाई की गई है। बाकी अभी सुनवाई इसके बाद और कंटिन्यू किया जाएगा। आज के प्रकरण में जो दोनों प्रकरण थे थोड़े नए किस्म के थे।
पहले केस में एक क्रिश्चियन कपल थे जिसमें आवेदिका अपने दोनों बच्चों के साथ मायके में थी 1.5 साल से, और उन लोगों ने आपस में कोर्ट में केस भी लगा रखा था मेंटेनेंस का। यहाँ पर हमने दोनों पक्षों की भी सुलह कराने की कोशिश की कि पति उसका भरण पोषण जो न्यायालय से मांग रही है हम दिला देते हैं। 5,000 रुपये भरण पोषण देने के लिए तैयार भी हो गया था, एवज में वो बच्चों से आकर मिल सकेगा। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र से तामध्वज साहू को कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने के बाद आज पहली बार गरियाबंद आगमन हुआ, जहां नगर के तिरंगा चौक में कांग्रेसियों ने उनका भव्य स्वागत किया। तत्पश्चात स्थानीय साहू समाज भवन में कर्मा माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए जिला स्तरीय कांग्रेस कमेटी के सभी कार्यकर्ता व पदाधिकारियों की बैठक कर आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनाई। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस शासन के 5 सालों में हुए विकास और देश में कांग्रेस 70 सालों में जो काम किया है उस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाने की बात कही। साथ ही दावा किया कि इस बार देश में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस के साथ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भक्त कर्मा माता की, राजी माता की। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुष्कर पुलिस की ओर 47 हथियार लैस बीएसएफ जवानों ने फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च कस्बे के कपालेश्वर मंदिर के प्रशिक्षु आईपीएस कामले शरण गोपीनाथ के नेतृत्व में शुरू किया गया। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस और बीएसएफ की टीम ने आगामी लोकसभा चुनाव के निर्भीक और भयमुक्त होकर चुनाव में मतदान करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने का संदेश दिया। फ्लैग मार्च जगत पिता ब्रह्मा मंदिर, बाजार, कपड़ा बाजार, वरहाट घाट चौक, गुरुद्वारा, बस स्टेशन, रामधाम चौराहे से पुनः पहुंचकर मेले मैदान पर समाप्त हुआ। के इलेक्शन आ रहे हैं और उसी बीच में हमने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तहत आज सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की बीएसएफ की जो कंपनी आई थी उनके साथ मिलकर और पुलिस स्टाफ ने मिलकर कपालेश्वर स्पॉट से ब्रह्मा मंदिर से वहाँ तक गुरुद्वारा, वहाँ से रामधाम तिराहे से आखिर में मुड़ के वहाँ से मेला मैदान तक हमने रूट मार्च निकाला था। और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स है, और ताकि जो इलेक्शंस आ रहे हैं वो पीसफुली हो और जो लोग वोट करने आए हो कॉन्फिडेंस के साथ आके वोट कर जाए। कौन सी टीम आई थी? ये बीएसएफ की बटालियन है पोखरण, बीएसएफ बटालियन पोखरण में उसकी एक बीएसएफ की कंपनी आई थी, उनके साथ मिलके पुलिस ने ये रूट मार्च किया। कितने खबर आपको पीलीभीत से बता रहे हैं। पीलीभीत में दरिंदगी की हद पार की गई है। पिता और चाचा ने की बेटी की हत्या। 1 हफ्ते से गायब लड़की का मिला शव। बीसलपुर के गांव कनकुआ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पिता और चाचा ने की बेटी की हत्या। 1 हफ्ते से गायब लड़की का मिला शव। बिसलपुर के गांव कनकुआ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पीलीभीत में दरिंदगी की हदें पार। पिता और चाचा ने की बेटी की हत्या। 1 हफ्ते से गायब लड़की का मिला शव। बिसलपुर के गांव कनकुआ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पीलीभीत में दरिंदगी की हदें पार। पिता और चाचा ने की बेटी की हत्या। 1 हफ्ते से गायब लड़की का मिला शव। खबर रायबरेली से है। आने वाले लोकसभा के चुनाव में इस समय सियासी पारा गर्म होता नजर आ रहा है। ऐसे में अगर बात करें तो कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले रायबरेली में एक बदलाव की बयार देखने को मिल रही है। रायबरेली वासी एक बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में किसको सांसद बनाया जाए, लगातार चल रहा राजनीतिक माहौल को देखते हुए पूर्व लोकसभा प्रत्याशी अजय अग्रवाल भी अब मैदान में आ चुके हैं।
जो इससे पहले 2014 में भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। अब की बार फिर जनता की उम्मीद पर खरे उतरने वाले अजय अग्रवाल भी मैदान में आ चुके हैं और उन्होंने गांधी परिवार के गढ़ में रायबरेली में मोदी का परिवार यात्रा निकालना शुरू कर दिया है। अजय अग्रवाल ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। देखिए, ये गांधी परिवार को माकूल जवाब देगा मोदी का परिवार रायबरेली में। ये इस कारण से मोदी की परिवार यात्रा ये पूरे देश में प्रथम बार रायबरेली से निकली है। जिस प्रकार से विपक्ष ने मोदी जी के परिवार के ऊपर प्रश्न उठाए थे और हम है मोदी का परिवार करके देश के 140 करोड़ जनता ने उसका जवाब दिया। उसकी यात्रा की शुरुआत हमने रायबरेली से की है और ये यात्रा लगातार चलती रहेगी। और हम रायबरेली लोग ये कह रहे हैं कि हम मोदी के परिवार हैं और मोदी हमारे परिवार हैं। रायबरेली में विशाल आशा वर्कर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिस सम्मेलन में शामिल होने आई जिले के प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने इस दौरान आशा वर्करों का जमकर उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि आशा वर्करों ने कोरोना काल से लेकर अन्य सभी महामारियों में अपनी जान पर खेलकर इंसानों की रक्षा की है। इस दौरान प्रतिभा शुक्ला ने आशा वर्करों को नसीहत भी दी कि वह चंद पैसों के लिए गरीबों को सरकारी की जगह प्राइवेट अस्पताल न ले जाएं। इसके साथ ही कहा कि आशा वर्करों के मानदेय मामले में इनकी बात शासन तक अवश्य पहुंचाऊंगी। जो प्रथम द्वितीय उतरती है और हम अपने प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने आशा वर्कर के लिए आयुष्मान कार्ड का जो ऐलान किया गया था, तो उस पर ये देखने आए थे सारे आशा वर्कर का आयुष्मान कार्ड बन जाए, अति शीघ्र बन जाए। और जो इस समय गर्मी का सीजन आ रहा है, जो मानसिक रोगी अति बढ़ रहे हैं, उनको गांव-गांव में जाकर हमारे वर्कर सही समय पे काम करें, एक प्रेरणा देने के लिए, उन लोगों से वार्तालाप करने के लिए और ये उनकी कोई पीड़ा है उसको सुनने के लिए इस कार्यक्रम को रखा गया था, जिससे कि हमारी बहनें पूर्णतया से सशक्त होकर अपने कामों को कर सकें। क्योंकि नारी शक्ति का कार्यक्रम चल रहा है, हमारी नारी शक्तिशाली बने, स्वास्थ्य का लाभ ले। फर्रुखाबाद के कायमगंज में ट्रांसपोर्ट चौराहे के पास कृष्णा कॉलोनी स्थित अपने आवास पर कायमगंज के प्रमुख समाजसेवी कैलाश चंद्र यादव और सूरजपाल सिंह यादव द्वारा बनाए गए श्री राधा कृष्ण मंदिर में विगत 11 मार्च से चल रहे 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में श्रद्धालु द्वारा एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का शुभारंभ कैलाश चंद्र यादव समेत तमाम श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर किया। राधा कृष्ण जी का मंदिर है, तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा आज हो रही है। इस उपलक्ष्य में तो नगर भ्रमण 5 मंदिरों में होके शोभा यात्रा निकाली गई। पुनः अपने स्थान पे आए। इसमें किस ने प्रतिभाग किया, कौन कौन शामिल हुए इसमें? अब ये तो सम्मानित सभी नगरवासी, नगर के सभी सम्मानित। आगे अब मंदिर की स्थापना, मूर्ति स्थापना के बाद अब आगे क्या कार्यक्रम? अब आगे यात्रा के बाद नाश्ता, बेड़ी कचौड़ी और उसके बाद भंडारा। कन्नौज में 2 विधानसभाओं के 13 पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया गया। मंडलायुक्त अमित गुप्ता ने सदर विधानसभा में 1 छिबरामऊ में 12 बूथों पर किया निरीक्षण करते हुए मंडलायुक्त ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किया। अधिकारियों को बूथ पर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की बात कही गई। बूथ पर वरिष्ठ नागरिकों के बैठने की व्यवस्था करने के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए। वहीं इसी दौरान डीएम सुब्रांत कुमार शुक्ला समेत एसडीएम मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू कर सकता है, जिसको लेकर पीलीभीत के जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बार लोकसभा चुनाव 2024 के लिए लगभग 900 वाहनों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके अधिग्रहण की कार्रवाई की जा रही है। एआरटीओ वीरेंद्र सिंह ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को संपन्न कराने के लिए परिवहन विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में पोलिंग पार्टियों हेतु एवं जो है सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट और स्टैटिक सर्विलांस टीम, फ्लैश स्क्वाड टीम के लिए भारी संख्या में वाहनों की जो है आवश्यकता का आकलन जो है किया गया है।
तो लगभग जिले में जो है 900 वाहनों के आवश्यकता पड़ेगी, जिसपे अभी हम लोग उनकी लिस्टिंग कर रहे हैं। जैसे ही माननीय आयोग की सूचना जारी होगी तो उनको जिलाधिकारी महोदय की ओर से अधिकरण आदेश प्रेषित करके चुनाव की तिथि से जितने दिन पूर्व निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार आवश्यकता होती है उसके अनुसार उनको बुलाया जाए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे दिग्गज नेताओं की अगुवाई में 1991 से लखनऊ संसदीय सीट पर कब्जा जमाए रखा है। बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से पार्टी के दिग्गज नेता राजनाथ सिंह पर भरोसा दिखाया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने लखनऊ सेंट्रल विधायक सीट से अपने विधायक रविदास मल्होत्रा को मैदान में उतारा है। देखिए इस रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे दिग्गज नेताओं की अगुवाई में 1991 से लखनऊ संसदीय सीट पर कब्जा जमाए रखा है। बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव में एक बार फिर पार्टी के दिग्गज नेता राजनाथ सिंह पर भरोसा दिखाया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने लखनऊ सेंट्रल विधानसभा सीट से अपने विधायक रविदास मल्होत्रा को मैदान में उतारा है। जानकारों का मानना है कि राजनाथ सिंह जैसे वरिष्ठ नेता को लखनऊ से मैदान में उतारना बीजेपी के पक्ष में जाता है, क्योंकि विपक्ष के पास उनके कद का कोई दावेदार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी पहचान बनाने में और लोगों तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और दूसरा ये कि यहाँ पर एक जो कल्चर हमेशा से रहा है वो एक जिसे कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने वाला है, एक शांति प्रिय कल्चर रहा है, पढ़ने लिखने वाला, यूनिवर्सिटी यहाँ पे कई सारी हैं। तो इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को अपने कैंपेन करने में और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में थोड़ी आसानी होती है। हालांकि नौकरियों की तलाश में लखनऊ पहुंचने वाले लोगों की आबादी वोटर लिस्ट में जुड़ रही है। इससे बीजेपी को सीट बरकरार रखने के लिए जमीन पर कड़ी मेहनत करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी वीकनेस ये है कि यहाँ से किसी भी बड़े कैंडिडेट के जीतने के बाद एक कंपल्शन सा बन जाता है कि फिर उसी कैंडिडेट को रिपीट किया जाए, क्योंकि ये उनके लिए एक सेफ सीट मानी जाती है। इसकी वजह से जो नए वोटर्स हैं जो लखनऊ में काफ़ी बड़ी संख्या में हर साल जुड़ते हैं और 5 साल आते आते उनका नंबर काफ़ी हो जाता है, तो उनके अंदर जो एक चेंज की भावना आती है वो कहीं न कहीं बीजेपी के लिए एक चैलेंज के तौर पर रहती है। इस बार लखनऊ की सभी 5 विधानसभा सीटें बीजेपी ने नहीं जीती थी, इसलिए पिछली लोकसभा चुनावों के मुकाबले इस बार लड़ाई मुश्किल दिख रही है। ये कॉन्स्टिट्यूंसी बीजेपी के लिए सेफ मानी जाती है। 91 से लगातार बीजेपी के ही मतलब पास है ये सीट। हाँ, इस बार कैंडिडेट थोड़ा तगड़ा आने वाला है। पिछली बार कैंडिडेट पूनम टंडन थी तो वो अचानक आई तो कोई खास नहीं। इस बार समाजवादी पार्टी से रविदास मल्होत्रा को प्रत्याशी बनाया गया है। तो रविदास मल्होत्रा और राजनाथ सिंह की जो लड़ाई है वो दिलचस्प होने वाली है। उत्तर प्रदेश लोकसभा में कुल 80 सांसद भेजता है, इसलिए इसकी अहमियत ज्यादा है। 18वीं लोकसभा के चुनाव अप्रैल और मई के महीनों में कराए जा सकते हैं। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रमजान व होली को लेकर जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने बचत भवन में की बैठक। जिले के सभी आलाधिकारी की मौजूदगी में ये बैठक हुई। अराजक तत्वों व धार्मिक उन्माद फैलाने वालों पर सख्त नज़र रखी जाएगी। आगामी होली रमजान त्योहारों पर हुड़दंगियों पर पुलिस की रहेगी सख्त नज़र। धर्मगुरुओं के साथ पुलिस अधीक्षक अभिषेक अग्रवाल व जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने बैठक की है। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित बचत भवन में ये बैठक हुई। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक अभिषेक अग्रवाल से के न्यूज संवाददाता केशवानंद शुक्ला ने खास बातचीत की, आपको दिखाते हैं। रमजान के पर्व को लेकर के आज रायबरेली जिले में पुलिस कमेटी की बैठक की गई है। इसमें क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या तैयारियां। हमारे साथ रायबरेली के पुलिस अधीक्षक अभिषेक अग्रवाल जी हैं, इनसे हम जानते हैं कि आखिर क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। सर, आज बैठक आपने की है, क्या दिशा निर्देश रायबरेली की तरफ से दिए गए और क्या? आज यहाँ पर शांति समिति की बैठक है
सभा आयोजित की गई। सभी धर्म और संवाद स्थापित किया गया है और उनमें हमारी प्राथमिकता है वो बताई गई है। सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस लगातार ही मुस्तैद है। सोशल मीडिया की भी निगरानी रखी जा रही है। सभी जुलूस जो होली के पर्व पर निकलेंगे उसमें पुलिस द्वारा फोर्स लगाई जाएगी और हमारा यही प्रयास है कि त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए और यदि कोई भी गड़बड़ी करने की कोशिश करता है तो उनके विरुद्ध ठोस कार्रवाई पुलिस के माध्यम से की जाए। सर, होली और रमज़ान का पर्व एक साथ है, तो इसको लेकर के इस प्रकार से जो पुलिस की तैयारी है और कैसे करते हैं लगातार ही जैसे कि आप निश्चित आबादी वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग की जा रही है और जो भी अवांछनीय तत्व उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध धनात्मक कार्रवाई की जा रही है ताकि जो त्यौहार है सकुशल संपन्न किया जा सके। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रायबरेली के पुलिस अधीक्षक अभिषेक अग्रवाल थे, जिन्होंने बताया कि आगामी त्यौहार हो चाहे होली हो या रमजान हो उसको लेकर के सभी तैयारियां की गई हैं और जो हुड़दंग मचाते हैं उन पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिसको लेकर के रायबरेली पुलिस एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। केशवानंद शुक्ला के न्यूज रायबरेली। खबर कानपुर से है, जहां पर महापौर प्रमिला पांडे ने एक तुगलकी फरमान जारी किया है। निराला नगर हनुमान मंदिर को मेयर प्रमिला पांडे ने सीज करा दिया है। नगर निगम के अधिकारियों को मंदिर पर बुलडोजर चलवाने के आदेश दिए हैं। दशकों साल पुराने हनुमान मंदिर को मेयर प्रमिला पांडे ने तोड़कर हटाने के आदेश दिए हैं। मंदिर तोड़ने पहुंची टीम के खिलाफ भक्तों ने हंगामा किया। मंदिर गिराने गई टीम से आदेश मांगा। मंदिर तोड़ने पहुंचे अधिकारी से मंदिर गिराने का आदेश मांगने पर भागते नजर आए जोनल अधिकारी विनय प्रताप। ये मंदिर को तोड़ने के लिए आए हैं। क्या आदेश इन्होंने बताया किसका? कोई आदेश नहीं दिखाया है। अम्मा जी आई थी, बस बोल के चली गई हैं और ये जो अधिकारी लोग हैं उनसे पूछा जा रहा है कि लिखित आदेश दिखाइए। किसी पास आदेश नहीं, ना कोई बात बोल रहा है, कुछ नहीं कोई बात कर रहे हैं, तो कोई बोल नहीं कर रहा है। अम्मा जी आई क्या बोल के गई हैं? अम्मा जी आई बस बोली कि इसको तोड़ के जो है 20 मिनट में तोड़िए। 20 मिनट का समय दे के गए कि हमें शाम को जो है इसका जो है हमें निर्णय चाहिए। किसका आदेश है? जब आदेश बताया जाएगा। सर, किसका आदेश? कब आए हैं? पूरी टीम आई है यहाँ मंदिर गिरवाने के लिए। कहाँ कौन मंदिर? अभी ये जेसीबी लेके आए, किसका आदेश किसका है? ये आदेश किसका है? ये नहीं मैम, उन्होंने ही कहा था, अम्मा जी ने ही कहा था कि इसको बनवाओ और उसके बाद आज वही गिरवाने आई है। क्या मानते हैं हिंदू धर्म के लिए ये कहीं ना कहीं केस है कि जो मंदिर बिल्कुल केस है। इतने श्रद्धालु जमाने से आ रहे हैं, आज का बना हुआ मंदिर थोड़ी नया नहीं बन रहा है, जीर्णोद्धार हो रहा है। ये कम से कम नहीं तो हम जब से हम बड़े हुए हैं, हम 32 ईयर्स के हैं और 32 ईयर्स से उससे भी ज़्यादा पुराना ये मंदिर है और काफ़ी लोग, मेरे पिताजी भी आते रहे और कभी भी यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं। कन्नौज में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करने में SBI आगे बढ़ रहा है। CSR के तहत जिले के 2 PSC को उच्चीकृत किया गया है। सदर विधानसभा क्षेत्र के 2 PSC आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाया गया है। मंत्री असीम अरुण ने आरोग्य मंदिर का लोकार्पण किया। इस दौरान SBI के महाप्रबंधक शरद चांटक भी मौजूद रहे। इसके साथ ही असीम अरुण ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कराने के लिए योगी सरकार लगातार काम कर रही है। अयोध्या में प्रभु राम के अपने भव्य महल में विराजमान होने के बाद देश दुनिया से लाखों राम भक्त प्रतिदिन प्रभु के दर्शन को पहुंच रहे हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार प्रभु राम को कुछ न कुछ अर्पित कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भी देश के कोने कोने से राम भक्तों ने रामलला को कई चीजें समर्पित की। इसी कड़ी में आज रीवा मध्य प्रदेश से एशिया का सबसे बड़ा नगाड़ा धर्मनगरी अयोध्या पहुंचा। इस नगाड़े को शिव बारात कल्याण समिति राम मंदिर ट्रस्ट को समर्पित करेगी। इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश के रीवा शहर की एक संस्था ने बुधवार को अयोध्या के श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को एक अनूठा नगाड़ा तोहफे में दिया है। इस नगाड़े का वजन 1100 किलो है। दावा किया जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा नगाड़ा है। ये विश्व का सबसे बड़ा नगाड़ा है और इसकी जो ऊपर का डायग्राम है वो 33 फीट का है और ऊंचाई इसकी 6 फीट है। ये विश्व का सबसे बड़ा नगाड़ा है। 1100 किलो वजन है इसका। इसमें 3 महीने का समय लगा है बनाने में। ये अलीगढ़, कानपुर और प्रयागराज और हमारे रीवा के कुछ मिस्त्रियों ने मिलकर इसको तैयार कराया है। श्री रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे श्रद्धालु नगाड़ा देखकर हैरान रह गए। उनका मानना है कि नगाड़ा मंदिर परिसर की शोभा में 4 चांद लगा देगा।
ये नगाड़ा देखकर बहुत खुशी हुई। इसका रिकॉर्ड आसिया खंड में रिकॉर्ड ब्रेक है, ये देखकर हमको बहुत खुशी लगी। हम रामलला दर्शन करने आए अयोध्या में, हमको बहुत अच्छा लगा। हाँ, इसका जब आवाज़ आएगा तो परिसर में उसका बहुत आवाज़ गूंजेगा और बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग इधर अयोध्या में राम जी का दर्शन करने आए हैं, तो फिर अभी मतलब हम दर्शन करने नहीं गए, सिर्फ इधर जो शिलाएं आई थी राम जी के लिए वो देखी, और ये विश्व का सबसे बड़ा नगाड़ा है वो देखा। मतलब ये अगर मंदिर में लगेगा तो इतना अच्छा लगेगा। लोग इसको आस्वाद भी कर रहे थे। हाँ, तो आशीर्वाद लेके मतलब वो अच्छा लगेगा हमको अगर उधर मंदिर में बजेगा तो। अपनी खास पहचान बना चुके इस नगाड़े को रीवा की शिव बारात जन कल्याण समिति ने बनवाया है। संस्था के मुताबिक नगाड़े को बनाने में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के कारीगर शामिल थे। ऐसे में नगाड़ा हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक भी बन गया है। कानपुर मेट्रो ने चुन्नीगंज नयागंज भूमिगत सेक्शन के फाइनल टनल ब्रेक थ्रू को मकरावटगंज से निर्माणाधीन चुन्नीगंज स्टेशन तक डाउन लाइन पर टनल निर्माण करके तात्या टनल बोरिंग मशीन को चुन्नीगंज स्टेशन पहुंचा दिया है। दरअसल ये मेट्रो के अंडरग्राउंड 4 स्टेशनों को जोड़ेगी और कानपुर सेंट्रल तक पहुंचेगी। इस संबंध में GOMRC के प्रबंधक निदेशक सुशील कुमार ने बताया कि टनलिंग का काम पूरा हो गया है और अब फिनिशिंग का काम बचा है। ये सेक्शन मेट्रो के लिए सबसे महत्वपूर्ण था क्योंकि ये मार्ग शहर के कई महत्वपूर्ण रास्तों को जोड़ता है। प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने बताया कि टनलिंग का काम दिसंबर 2024 में पूरा होना था, लेकिन UMRC ने मार्च में ही इसे पूरा कर दिया। आगरा मेट्रो के इतिहास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, जब हम लोगों ने पहले 4 अंडरग्राउंड स्टेशन की टनलिंग का काम पूरा कर लिया है। दोनों लाइन में टनलिंग का काम आज पूरा हो गया है। दूसरी TBM आज आखिर तक आकर के और ब्रेक थ्रू कर लिया है। अब हमारा मेनली फिनिशिंग का काम बचा हुआ है। ये सेक्शन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि न केवल ये शहर के कुछ इम्पोर्टेंट बाज़ार को जोड़ता है, बल्कि बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड लोगों के घरों के नीचे से मेट्रो जा रही है। झांसी में अवैध शराब के कारोबार पर पुलिस ने अंकुश लगा दिया है। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के पुलिस ने दिनेश राय, अशोक कुमार राजपूत, विवेक कुशवाहा और राजेंद्र राय को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 446 लीटर अवैध शराब बनाने के उपकरण, 50 लीटर स्प्रिट बरामद की गई है। साथ ही एक 4 पहिया वाहन पकड़ा गया है। कि झांसी जनपद में थाना प्रेमनगर पुलिस द्वारा 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब ये पूछताछ में और जो बरामदगी को लेके मैं आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति है जो स्पिरिट है, वो मध्य प्रदेश का एक जनपद से लेके आता था यहाँ पे, और उसमें पानी और कुछ रंग मिला के नकली शराब बना के पूरा पैकिंग, एक बड़ा गांव में एक अपना एक और व्यक्ति जिसमें गिरफ्तार किया था, उनके घर पे पूरा मशीन रखकर पूरा पैकिंग करके, और ताना मोड़ क्षेत्र में एक जो सरकारी ठेका है जो उसमें एक सेल्समैन के माध्यम से ये लोग नकली शराब बेचा जा रहा था। पीलीभीत में बरखेड़ा थाना क्षेत्र के नवाबगंज रोड पेट्रोल पंप के पास एक युवक का नरकंकाल मिला, जिसमें आसपास के लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक युवक 5 माह पहले गायब हुआ था। वहीं परिजनों का कहना है कि चाचा से लड़ाई होने के बाद युवक गायब हुआ था और परिजनों ने हत्या का आरोप भी लगाया है। ये मेरा भाई है, बड़ा वाला जी। आपने कैसे पहचान किया है? इसके कपड़े से पहचान किया है, चप्पलों से, और गांव के नाम से सर सिलवाते हैं, ताहिर मास्टर नाम से, वो टोकन भी है। बागपत में बेखौफ बदमाशों द्वारा निहत्थे लोगों की गोली मारकर हत्या करने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला बिनौली थाना क्षेत्र के धनौरा पट्टी गांव का है, जहां अज्ञात बदमाशों ने भट्टे से रेई उतार कर घर लौट रहे ट्रैक्टर चालक को गोलियों से भून दिया, जिसका उपचार के दौरान मौत हो गया। हत्या की वारदात के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। उसका नाम राहुल था। वो भट्टे पे रेत उतार के आया था और वहाँ से जैसा खाली करके रेत आया तो उसको रास्ते में गोली मारी गई।
उसने घर फ़ोन करा अपने घरवाले के पास, मुझे इस तरह चोट लगी और मेरे पास ट्रैक्टर नहीं चल रहा, तू किसी को भेज दे। इसने उसकी वो आवाज़ लगाई तो ये बच्चे गए वहाँ गाड़ी ले गए। तो उस समय उसको जो है बहुत ज़्यादा खून बह रहा था और उसको गोली लगी हुई थी, 3-4 गोली उसको लगी हुई थी। तो उसके बाद में हम उसको बड़ौद ले गए। बड़ौद ले जाने पर ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन उन्होंने जवाब दिया जब मेरठ ले गए, फिर उसको हम गाजियाबाद ले गए। कानपुर में गरीब आवास योजना के नाम पर लाखों की ठगी का मामला सामने आया है, जहां लगभग 100 से ज़्यादा अधिक लोग इस फर्जीवाड़ा का शिकार हो चुके हैं। इसी संबंध में पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर कई पीड़ितों ने न्याय की गुहार लगाई। आरोप लगाते हुए पीड़ितों ने बताया कि उन सभी से गरीब आवास योजना के नाम पर गुजैनी निवासी राकेश ने 1-1 लाख रुपए लेकर सभी को एक कागज सौंप दिया। जब काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी आवास योजना में नाम नहीं आया तो जानकारी करने पर पता चला कि जो कागज दिए थे वो सब फर्जी थे। पीड़ित ने बताया कि राकेश को लगातार फोन कर रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरह से टाला मटोली कर रहा है। साहब, यहाँ पे हम लोगों के साथ घोटाला हुआ है, वही एक प्रार्थना पत्र देने साथ यहाँ है। क्या घोटाला हुआ? घोटाला ये हुआ है कि कॉलोनी के नाम पर हम लोगों से जो है 1-1 लाख रुपए लिया गया और 1 लाख लेने के बाद में फर्जी पेपर दिए। इसी विषय में आए हैं। किसने लिया था पैसा? राकेश नाम का गुजैनी का एक लड़का है, वो उसका डीजे का कारोबार, उसी ने लिया। संबंध में लिया था पैसा, मतलब कौन से आवास में? काशीराम आवास योजना का उसने पेपर दिया। काशीराम आवास योजना के नाम पर पैसा लिया। होली में पूरा देश रंग और गुलाल से सराबोर हो जाता है। चारों तरफ आपको रंग ही रंग नजर आते हैं, लेकिन इन सब के बीच हमें इस बात की भी चिंता सताती है कि जो रंग हम एक दूसरे पर डाल रहे हैं, क्या ये हमारी स्किन के लिए अच्छे हैं या नहीं। गुलाल के लिए सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो जगह फेमस है वह है उत्तर प्रदेश का हाथरस जिला। हाथरस जिले में बना गुलाल पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। यहाँ बने ज़्यादातर गुलाल हर्बल तरीके से बनाए जाते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। होली के त्योहार से कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के हाथरस में गुलाल तैयार करने का काम जोर पकड़ चुका है। होली में गुलाल की खास अहमियत होती है। ये महीन रंग बिरंगा पाउडर होता है जिसे लोग एक दूसरे के गालों पर या माथे पर टीका लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये देश भर में धार्मिक अनुष्ठानों और कई दूसरे हिंदू त्योहारों में भी काम आता है। हाथरस में सबसे ज्यादा गुलाल बनाया जाता है। शहर की फैक्ट्रियां हर साल कई टन रंग बनाती हैं। होली से लगभग 3 से 3.5 महीने पहले से शुरू होता है और होली तक जाता ही रहता है। यहाँ से मतलब हाथरस से राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, बंगाल, गोवा, दमन, दीव, सब जगह के लिए सफल आई है। और सालों से अच्छी सेल है भैया, बहुत अच्छी सेल है। माल भी नहीं है इस टाइम। यहाँ से तो फैक्ट्री वालों का माल तो देश विदेशों में भी जाता है, बाहर भी, ऑल इंडिया माल जाता है। खानपुर क्षेत्र शिकारपुर स्थित हरिद्वार दुग्ध संघ में नवनिर्वाचित चेयरमैन और समिति सदस्यों को शपथ दिलाई गई है। इस दौरान पालकों के हित में कार्य करने का संकल्प भी किया गया है। शिकारपुर स्थित हरिद्वार दुग्ध संघ के अध्यक्ष पद पर प्रमोद कुमार निर्वाचित होने के साथ ही 8 समिति सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। बुधवार को दुग्ध संघ की शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला पशु चिकित्सालय अधिकारी डॉक्टर योगेश कुमार शर्मा ने अध्यक्ष और समिति सदस्यों को शपथ दिलाई। सर्वप्रथम तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। और बस मैं ज़्यादा ना कहेगा, इतना कहना चाहूँगा, हमारे ज़िले हरिद्वार के अंदर 643 गांव हैं, 308 ग्राम पंचायतों के अंदर। 643 में से हमारी 342 में समितियाँ कुछ बंद हैं, कुछ चालू हैं। सभी को हम पुनर्जीवित करेंगे और जो 643 गांव हमारे यहाँ, शायद एक भी ऐसा गांव हम छोड़ना नहीं चाहेंगे जिसमें समिति के माध्यम से हम दूध ना खरीदें और बिल्कुल उचित दाम और रेट और SNF जब सब कुछ दूध संघ में सही रहेगा, ऐसी आशा के साथ हम काम लेकर चलेंगे और करेंगे भी। पहली बात तो सरकार ने जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष बनाए हैं प्रमोद चेयरमैन जी, उनको बहुत बहुत बधाई हो। और वो एक बड़े ही कर्मठ ईमानदार व्यक्ति हैं और इस डेयरी में जो आज तक जो प्रोग्रेस किसानों में, महिलाओं में किसी में नहीं देखी है, वो देखी जाएगी और ये एक बहुत ही बेहतर काम होगा यहाँ पे। निर्वाचित हमारा जो प्रबंध कमेटी बनी उसका शपथ समारोह का इस शुभ अवसर पर पहले तो मैं सब उनको, जो हमारे प्रमोद प्रधान जी हैं,
उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ और जो निर्वाचित डायरेक्टर है उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और जहाँ तक अंतर की बात है तो प्रधान जी एक अनुभवी आदमी हैं, पुराने टाइम से जब देहरादून दूध संघ होता था तब से वो लगे हुए हैं और उनको हर चीज़ की समझ और जानकारी है। तो मैं उनसे आशा और उम्मीद करता हूँ कि इस ज़िले के जो उत्पादक हैं और किसान हैं दूध उत्पादक, कि उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, उनके भुगतान की कोई समस्या ना हो, दूध मूल्य जो है अच्छा उनको मिले और अधिक से अधिक योजनाएं जो पुराने टाइम की योजनाएं थी, डॉक्टर की, पशु आहार की और अन्य जितनी भी भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं, उनका लाभ हमारे जिले के उत्पादकों को मिले। खबर लक्सर से है। लक्सर के पथरी क्षेत्र में स्थित वन गुजर बस्ती के ग्रामीणों ने राजा की टाइगर रिजर्व पार्क के अधिकारियों पर मनमानी के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस बस्ती के कुछ दबंग लोगों ने गांव के ही एक ऐसे मृतक दंपत्ति की आबादी की भूमि को कब्जा कर लिया था और उस पर निर्माण भी शुरू कर दिया था। इस मामले में दंपत्ति के दूर के रिश्तेदार ने व जागरूक ग्रामीणों ने उक्त भूमि को दबंगों के कब्जे से कब्जा मुक्त कराने की बाबत पार्क के उच्च अधिकारियों को शिकायत पत्र भी दिया था। पूरा मैटर ये है, इस प्रकार है कि यहाँ गनी नाम के एक व्यक्ति के द्वारा सरकार के समर्थन के आधार पर ये मामला 2012 में टाइगर रिजर्व द्वारा देहरादून से आदेश आया, ये पेपर है इसका, कि इसको निरस्त किया जाए, जो कि उनकी आवासीय भूमि है। वो आवासीय भूमि निरस्त है और उसके साथ साथ जब मैंने इसकी जांच करी, ग्राउंड जीरो पर इसकी जांच करी, तो इनके जो डॉक्यूमेंट भी हैं वो भी फर्जी पाए गए, जो कि उन्होंने अपने पूर्व जमीन पर, अपने आवासीय जमीन पर लगा रखे थे। तो हमारा यह 20-25 साल से ये मामला चल रहा है हमारा ना परिवार वाला। इसमें हमारे पास हमारे 2 चाचा है, एक हमारा बाप है, एक हमारा चाचा है। तो इसमें बंटवारे का मामला चल रहा है। इनमें तो कई दिनों से इसका मामला चल रहा है। ये मामला कई बार उन्होंने हमारे पर केस भी किया, ये भी किए, वो भी किए, पर ये मामला कोई भी संज्ञान में अभी तक नहीं आया। मामला आपने सूचना दी, आपको यहाँ के डिप्टी को भी दे दी, डायरेक्टर साहब के भी यहाँ भेज दी, कोई भी इसमें मामला कुछ नहीं हुआ, कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। SC/ST के एक मामले में पौड़ी जेल में बंद पत्रकार आशुतोष नेगी को जिला जज पौड़ी ने बुधवार को जमानत दे दी। आशुतोष नेगी ने के अधिवक्ता एवं कोटद्वार बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय पंत ने जानकारी देते हुए बताया कि गुणदोष के आधार पर जिला जज ने आशुतोष नेगी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए। गौरतलब है कि 5 मार्च को पौड़ी पुलिस ने SC/ST के एक पुराने मामले में आशुतोष नेगी को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया था। आशुतोष नेगी अंकिता भंडारी हत्याकांड में उसके गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए इन दिनों आंदोलन कर रहे हैं। आशुतोष नेगी जो ST/ST में जो मुकदमा हुआ था वो 2022 में उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया था वादी ने, और फिर उसी प्रार्थना पत्र में 2024 में एक प्रार्थना पत्र दिया जिसमें 2 लोगों के नाम लिखाए थे, उसमें 4 नाम, और दोनों के कथनों में बहुत अंतर था। माननीय जिला जज श्रीमान अजय चौधरी द्वारा गुणदोष के आधार पर हमारी बातों को सुन करके गुणदोष के आधार पर आशुतोष को जमानत दी गई। बाकी जो आगे की जो कार्रवाई होगी एविडेंस के आधार पर होगी। रुड़की के सोनाली पार्क के पास गंग नहर किनारे चाय की दुकान चलाकर गुजर बसर करने वाले गोताखोर मोनू जलवीर अब तक अपनी जान दांव पर लगाकर गंग नहर में डूब रहे सैकड़ों लोगों की जान बचा चुका है। निस्वार्थ भाव से लोगों की जान बचाने वाले मोनू जलवीर के कार्यों की चारों ओर प्रशंसा हो रही है। मोनू जलवीर के साहसिक कार्य को देखते हुए SSP हरिद्वार परमेंद्र सिंह डोभाल व SP देहात स्वप्न किशोर के द्वारा मैन ऑफ द मंथ का प्रशस्ति पत्र देकर मोनू को सम्मानित कर उसका हौसला बढ़ाया गया। आपको बता दें कि मोनू जलवीर एक बहुत ही गरीब परिवार से है। वह अपने माता पिता, पत्नी और 2 बच्चों के साथ सुलान पार्क के गंग नहर किनारे झुग्गी झोपड़ी डालकर रहता है और चाय मेरा नाम है मोनू जलवीर। मैं ज्यादा करता तो नहर में तो डूब जाता, उसे निकाल दो, या लाश जा रही है तो उसे निकालता हूँ। सुलानी पार्क में मेरी चाय की दुकान है छोटी सी, उसे मैं अब तक चलाते आ रहा हूँ। ज्यादा तो डूब जाता है या तो बह रहा है तई से, या कोई ज्यादा करते सुसाइड कर लेते लोग। यहाँ ज्यादा करते सबसे ज्यादा सुसाइड ही होते हैं। इच्छे तो बचाने का काम करता हूँ मैं अब तक। बचाने अब तक गिनती नहीं करी है तो बहुत है, सैकड़ों भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। मुझे कोतवाल साहब से फोन आया था, सिविल लाइन थाने से कोतवाल साहब था, उन्हें सुबह तैयार रहना है। कप्तान साहब ने अब तो बुलाया है ज्वालापुर, मैं वहाँ गया, मुझे मालूम चला सम्मान पर हो गया है मेरा।
देहरादून पुलिस की तरफ से सत्यापन का बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान इसलिए चलाया जा रहा है कि जनता किसी भी अपराध का शिकार ना बन जाए, जनता आपराधिक गतिविधियों से बच सके। अपराध की रोकथाम के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। ऐसा ही एक मामला पटेल नगर से सामने आया है, जब घर पर चोरी होने के बाद FIR दर्ज करी गई, जिसको लेकर SSP अजय सिंह ने बताया कि घर से 8 लाख की ज्वेलरी चुराई ली गई थी और घर में काम कर रही महिला सर्वेंट के शक के चलते पुलिस ने ढूंढना शुरू किया, जिसके बाद पुलिस द्वारा सत्यापन के लिए दस्तावेजों के माध्यम से युवती का स्थायी पता ढूंढा गया और पुलिस ने युवती को गाजियाबाद से 8 लाख रुपए की ज्वेलरी के साथ गिरफ्तार कर लिया। छोड़ दिया था। इस सूचना पर बेड का जो है जो काम करने वाली थी उसके जो अस्थायी जो निवास था उसमें तलाश की गई, लेकिन वो वहाँ फरार थी। क्योंकि लगातार हमारा सत्यापन अभियान भी चल रहा है ऐसे लोग के विरुद्ध जो घर में घरेलू नौकर के रूप में हो या कहीं किराएदार के रूप में हो। तो उस सत्यापन अभियान के दौरान हमें कुछ साक्ष्य मिले थे जिनकी उसके द्वारा उसके एड्रेस पर जो गाजियाबाद में पाया गया वहाँ पुलिस टीम भेजी गई थी और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी की गई, जिसमें 8 लाख के करीब जेवर जो उसके द्वारा चुराए गए थे संपूर्ण रूप से बरामद हो गए। तो ये सत्यापन अभियान के लिए इसीलिए बार बार फोकस किया जाता है कि जो भी अपने यहाँ घरेलू नौकर रखते हैं, कर्मचारी रखते हैं या किराएदार रखते हैं, उनका एड्रेस जरूर रखें, क्योंकि कल को कहीं अगर कोई घटना उनके द्वारा कारित की जाती है तो उनके मूल निवास या उनके जानने वालों के माध्यम से उसको ट्रेस करना आसान होता है। और इस घटनाक्रम में भी इसी सत्यापन अभियान के कारण ही अभियुक्ता को गिरफ्तार किया जा सके। फिलहाल देश की बात में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।